मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा आई। मैंने प्रारंभिक परीक्षा पास की, मुख्य परीक्षा पास की और अपने इंटरव्यूज़ भी दिए। जब इस परीक्षा का रिज़ल्ट आया तो मैं मध्य प्रदेश में बहुत कम उम्र में जो सिलेक्ट होने वाले लोग होते हैं, जो 20 साल की उम्र में डीएसपी बनते हैं, उसमें शामिल हो चुका था। 10 मार्च को एक घटना घटी। रात को 1 बजे रोते-रोते, आंसू टपकाते अपने ही हाथों से अपना रेजिग्नेशन लिखा और डीएसपी की पोस्ट से रिज़ाइन करके। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रशांत उइके मध्य प्रदेश के एक आदिवासी बाहुल्य जिले बैतूल से आया हूँ। हाल ही में आए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 के रिजल्ट में मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। 2016 में मुझे मौका मिला, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा आई। तब तक मैं 20 साल का हो चुका था। मैंने प्रारंभिक परीक्षा पास की, मुख्य परीक्षा पास की और अपने इंटरव्यूज़ भी दिए। और मुझे इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस परीक्षा का परिणाम क्या होने वाला है। मैं अपनी आगे की तैयारी में जुटा हुआ था। कोई आभास नहीं था कि मुझ में कितनी योग्यता है और मैं जीवन में क्या कर सकता हूँ। तो जब इस परीक्षा का रिज़ल्ट आया तो मैं मध्य प्रदेश में बहुत कम उम्र में जो सिलेक्ट होने वाले लोग होते हैं, जो 20 साल की उम्र में डीएसपी बनते हैं, उसमें शामिल हो चुका था। ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा पल था जिसमें खुशियाँ दौड़ गई थी। मेरे परिवार को ऐसा लगा जैसे प्रशांत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो मुश्किल ही नामुमकिन जैसा था। मेरे पिता मुझे आज भी बताते हैं कि वो पूरी रात सोए नहीं थे। वो ये सोच रहे थे कि ये अब 20 साल का है, नौकरी कैसे करेगा? पुलिस की भारी भरकम नौकरी, वर्दी को डाल के कैसे ऑफ़िस तक जाएगा और कैसे मुजरिमों से लड़ेगा? और मेरे मन में भी ये सवाल कौंध रहे थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये होने वाला है। 2020 की परीक्षा में मैं डीएसपी सिलेक्ट हो गया था और बिल्कुल 7वें आसमान पर था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने कोई उचक कर आसमान छू लिया है शायद, इस तरह की फीलिंग मेरे मन में थी। और 23 फरवरी को मुझे डीएसपी की जॉब जॉइन करने का मौका मिला और मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था। तब तक मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी, थोड़ा बड़ा हो गया था, थोड़ा मैच्योर हो चुका था और अब मुझे लग रहा था कि अब मैं जॉब जॉइन करूँगा और अच्छे से नौकरी करूँगा। 10 मार्च को एक घटना घटी। ऑफ़िस जा रहा था मैं, शनिवार का दिन था और वर्दी पहनने की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि सैटरडे ऑफ ही था कार्यालय का, पर मैं कुछ काम से जा रहा था और मेरी नौकरी को सिर्फ़ 15 दिन हुए थे। 10 मार्च को एक स्कूटी पर मैं जा रहा था और पीछे बैठा हुआ था। मेरे ही जो ऑफ़िस है उसके एक जो आरक्षक हैं, वो स्कूटी चला रहे थे और ऑफ़िस कुछ 500 मीटर की दूरी पर ही मात्र था और यहाँ पर एक कार ने आके लेफ़्ट से मुझे क्रैश किया। क्रैश करने के बाद बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ये जब मैंने बाद में याद की तो मुझे याद आया कि 10-12 फ़ीट हवा में उछलने के बाद मैं लुढ़कते हुए सड़क के किनारे पर पहुँच चुका था और सड़क के किनारे पर पहुँचते-पहुँचते मुझे ये आभास हो गया था कि मेरे पैर में कोई गंभीर सी चोट लगी है, पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हुआ क्या है। जब उठ के देखा तो मेरा पैर जूते सहित कट चुका था, मांस खून के साथ लटक रहा था और ये वो लम्हा था जब मैं घबरा गया, क्योंकि ना तो ज़िंदगी में इतना खून किसी दूसरे के शरीर पर देखा था, ना खुद के शरीर पर। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसने कार से मुझे ठोका था वो व्यक्ति भी नीचे उतर कर आ गए। जो आरक्षक मुझे ले जा रहे थे स्कूटी से वो भी खड़े हुए, उन्हें छोटी-मोटी चोटें आई थी, हाथ में घिसा गया था, घिसावट लगी थी उन्हें कुछ। उन सभी ने मुझे उठाया और मैं लंगड़ी करते हुए कार में जाकर बैठ गया। अब इसके बाद था मुश्किल फ़ैसला और वो ये कि हॉस्पिटल कहाँ जाया जाए, किसको फ़ोन किया जाए और हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, हाथ काँप रहे थे। डरा हुआ था, सहमा हुआ था। मैंने अपने ही पॉकेट से फ़ोन निकाला और सबसे पहले अपने घर पे एक फ़ोन किया, मेरे चाचा जी के बेटे को और उनको बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उनकी ये बात सुनते से ही उनने मुझसे कहा कि एक्सीडेंट में हुआ क्या है? तो मेरे मुँह से निकला कि मेरा पैर टूट गया है। मैं उनके क्लैरिफ़ाई नहीं कर पाया कि कितनी चोट है और उनको लगा कि जैसे मेरा पैर कट के अलग हो गया है और वो भी घबरा गए इस बात से। उसके बाद फ़ैसला ये लेना था कि हॉस्पिटल कौन से जाया जाए, तो ड्राइवर महोदय जिन्होंने मुझे ठोका था, वो मुझसे ही पूछते हैं कि आप बताइए कहाँ चलना है? मैंने कहा भाई साहब मुझे कोई जानकारी नहीं है, जॉब जॉइन किए हुए 15 दिन हुए हैं, ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट है, मुझे क्या पता कि यहाँ कौन-सा हॉस्पिटल है, आप प्लीज़ मुझे ले चलिए, आप तो यहाँ के लोकल रेज़िडेंट हैं। जैसे-तैसे वो मुझे उसी हालत में उनकी कार में खून लगातार बह रहा था, मेरा जूता आधा कटा हुआ था और मांस लटकते हुए मैं देख रहा था। और पहले हॉस्पिटल हम पहुँचे, कार से उतर के मैं लंगड़ी करते हुए हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ जो 2-3 सीढ़ियाँ थी वो चढ़ा ही था कि उन्होंने बताया कि डॉक्टर महोदय अभी मौजूद नहीं हैं, आप वापस बैठ जाइए, किसी और हॉस्पिटल जाइए। मैं वापस आकर बैठ गया। जब दूसरे हॉस्पिटल की बारी आई तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ एक व्हील चेयर ला दीजिए, ऐसे लंगड़ी करते-करते जाऊँगा तो क्या पता मेरा दूसरा पैर अपने हाथ में मुझे लेके जाना पड़े। तो फिर उन्होंने कहा कि आप वेट कर लीजिए, डॉक्टर को आने में करीब 1 घंटा और लगेगा। इस समय तक काफ़ी खून बह चुका था।
और मेरा डर लगातार बढ़ता जा रहा था और घबराहट बढ़ती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे थोड़ी देर में बस बेहोश हो जाऊँगा और उसके बाद मुझे कौन सँभालेगा। घरवाले नहीं थे यहाँ पर, कोई फ्रेंड नहीं था, कोई दोस्त नहीं था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फाइनली हम तीसरे हॉस्पिटल में पहुँचे और डॉक्टर से जाकर मैंने कहा कि सर तीसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद थे, उनको जाकर मैंने बताया कि सर मैं डीएसपी हूँ, मेरा पैर टूट गया है एक्सीडेंट में, प्लीज़ आप इसे जोड़िए। तो उन्होंने सबसे पहले एक पट्टी बाँधी और मुझसे कहा कि पहले आपका एक्स-रे कराया जाएगा। एक्स-रे कराने के बाद एक अजीब-सी चीज़ हुई। एक्स-रे कराने के बाद वो मेरे पास आकर कहते हैं और जब मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ है और क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी एड़ी कटकर लटक रही है। तो मैंने कहा सर हड्डी तो नहीं टूटी है? तो वो कहते हैं कि नहीं हड्डी नहीं टूटी है। तो मैंने कहा सर ये तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बुरी बात है। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों है? तो वो कहते हैं कि हड्डी जुड़ जाती है, तुम अभी 22 साल के हो, इस नई उम्र में अगर हड्डी टूटती है तो वो जुड़ जाती है। असल में मांस नसों के साथ खून को पहुँचाता है और तुम्हारा वो कट के अलग हुआ है। अगर ये मांस दोबारा जोड़ने पर, टाँके लगाने पर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो समस्याएँ होंगी। तो मैं इस विचार को नहीं उस समय झेल पा रहा था और मैंने कहा कि आप तो जो प्रोसीजर हो सकता है करिए। उन्होंने कहा कि आपने खाना कब खाया है? तो मैंने कहा बस आधे घंटे पहले ही खाया है। तो उन्होंने कहा कि फिर हम आपको एनेस्थीसिया भी नहीं दे सकते, आपको 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो फाइनली मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, बिल्कुल असहाय, पट्टी बंधा हुआ और इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरा ऑपरेशन होगा। तब तक मेरे कुछ दोस्त हॉस्पिटल में आ गए थे, बहुत सारा पुलिस डिपार्टमेंट का महकमा वहाँ मौजूद हो चुका था और मुझे ऑपरेशन थिएटर के लिए ले जाया जा रहा था। तब तक मेरे परिवार वाले हॉस्पिटल नहीं पहुँचे थे। मुझे अंदर ले जाया गया, रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाना होता है, मुझे ये पता भी नहीं था कि उसके बाद शरीर पूरा सुन्न हो जाता है। तो डॉक्टर ने बस पीछे स्पाइन में इंजेक्शन लगाया और उसके बाद मेरी पूरी लोअर बॉडी सुन्न हो गई और मुझे पता नहीं था कि नीचे क्या चल रहा है। उन्होंने मेरे पैर को बिल्कुल इस तरीके से सिला जैसे जैसे जूते सिले जाते हैं, जैसे कोई जूता उधड़ गया हो और बहुत सारे टाँके लगा दिए और मैं पट्टी बंधा हुआ ऑपरेशन थिएटर से जब बाहर आया तो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ देख रहा था कि मेरे परिवार वाले सभी आ चुके हैं और सब लोग थोड़ी सबने राहत की साँस ली क्योंकि पैर में वैसी चोट नहीं थी जैसी वो समझ रहे थे या पैर कट के अलग नहीं हुआ था, डॉक्टर ने उसे फ़िलहाल तो जोड़ दिया था। पर मुझे आभान नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो जब डॉक्टर से शाम को बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने टाँके लगा के आपकी एड़ी को जोड़ दिया है, पर अभी देखना है कि ये एक्सेप्ट होती है या नहीं, ये मांस एक्सेप्ट हो पाएगा या नहीं। और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि पैरों की उँगलियाँ चलाते रहिए ताकि आपके ब्लड का फ्लो चलता रहे। इस तरीके से मैं 3 दिन तक इंतज़ार करता रहा और जब 3 दिन बाद पट्टी खुली तो जिस बात का डर था वही हुआ। पैर के एक हिस्से में ब्लड फ्लो नहीं गया था और इस वजह से उस हिस्से में गैंग्रीन हो गया था और डॉक्टर ने मुझे कहा कि प्रशांत 75% हिस्सा तो एक्सेप्ट हो गया है पर एक 25% का हिस्सा है जो एक्सेप्ट नहीं हो पाया है। तो मैंने कहा सर इसमें क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि हम और दिन वेट करेंगे, शायद इसमें ब्लड फ्लो आ जाए और ये हिस्सा एक्सेप्ट हो जाए। तो बस वेट करने लगे और कुछ दिन बाद देखा तो वो हिस्सा सड़ के काला हो चुका था। तो अब मौका आ गया था दूसरी सर्जरी का, उस हिस्से को काट के निकालना पड़ा अन्यथा पूरा पैर उससे सड़ सकता था। तो उस हिस्से को डॉक्टर ने काट कर अलग कर दिया और मैं इस घबराहट में जीने लगा कि आगे मैं चलने वाला हूँ या नहीं और इस बात का जवाब डॉक्टर भी मुझे नहीं दे रहे थे और ना ही मेरे पास था और ना कोई मुझे कन्विंस करने वाला था, ना कोई समझा पा रहा था। सब लोग बस मुझे शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। मेरा नाम प्रशांत है, पर जीवन में वो पहला समय था जब मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रह पा रहा था और जब इस बात दर्द के साथ दोस्ती हो गई थी तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ने लगा और अपने पैरों पर एक दिन खड़ा भी हो गया। तो दोबारा मौका आया जॉब जॉइन करने का और भोपाल की एक सीएपीटी अकेडमी में मैं ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच गया। जब ये ट्रेनिंग करने पहुंचा तो मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्रेनिंग मेरे लिए कैसी होने वाली है। ये एक तरह के प्रयोग की तरह था। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इस पैर के साथ सर्वाइव करना तुम्हारे लिए आगे मुश्किल होगा, पर कितना मुश्किल होगा मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो जब अकेडमी में ट्रेनिंग करने पहुंचा तो मैंने देखा कि जूतों में पैर रखने की वजह से वो पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और उसमें एक छेद होने लगा था, जिससे मुझे अपने ही पैर फिर से सड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और मुझे फैसला लेना था कि आज मेरी उम्र 22 साल है, मैं इसी डिसेबिलिटी के साथ इस नौकरी को करूं, तो ना तो मैं नौकरी के साथ जस्टिस कर पाऊँगा, ना खुद के साथ। डर-डर के हमेशा नौकरी करूँगा और शायद इस नौकरी को अपने जीवन का वैसा पार्ट नहीं बना पाऊँगा जैसा सिविल सर्वेंट को होना चाहिए। और जब मुझे महसूस हुआ कि जब इस नौकरी को मैं अपने पूरे समर्पण के साथ कर ही नहीं सकता, तो मुझे इसे छोड़ देना उचित होगा। जब मुझे इस बात का आभास हो गया, तो मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि पापा, ये जॉब मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। मेरे पापा ने जीवन के इस हिस्से में मेरा इस तरीके से साथ दिया जो मुझे लगता है हर
हर पिता करते ही आए हैं और उन्हें करना ही चाहिए। आपके बच्चे जब किसी चीज़ में आपकी राय माँग रहे हों, आपका साथ माँग रहे हो, तो आप बस अपना हाथ बढ़ाइए और उनके कंधे पर रख दीजिए। मेरे पापा ने वैसा ही कहा और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जैसा चाहते हो वैसा करो, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। यदि कम उम्र में तुम डीएसपी सिलेक्ट हो सकते हो, तो आगे कुछ ना कुछ कर लोगे। इस हिम्मत के साथ मैं निकल आया एकेडमी से। रात को 1 बजे रोते-रोते, आँसू टपकाते अपने ही हाथों से अपना रेज़िग्नेशन लिखा और डीएसपी की पोस्ट से रिज़ाइन करके ट्रेनिंग एकेडमी से वापस घर आ गया। मुझे लग रहा था कि ये ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा है जब मैं टूट के बिखर जाऊँगा। मेरे रेत का महल अब ढह चुका है। एक बहुत बड़ी नौकरी जो मुझे बहुत कम उम्र में मिली थी, उसको मैंने छोड़ दिया था। जितनी सैलरी मुझे मिली थी, प्रोबेशन पीरियड में एक नियम होता है कि वो सैलरी आपको लौटानी पड़ेगी, तो मैंने वो पूरे पैसे लौटा दिए थे। दूसरी हानि ये हुई कि इस एक्सीडेंट की वजह से जो भी खर्चा हुआ वो मुझे मेरे पापा को देना पड़ा और अंत में अब मेरे पास नौकरी भी नहीं थी। और मुझे एक पुराना किस्सा हमेशा याद आता है। मैंने मेरे पापा से हमेशा कहा था कि पापा 2019 में आप रिटायर होने वाले हैं। आपके रिटायर होने से पहले मैं नौकरी पर लग जाऊँगा, तो आपके कंधों का भार मैं अपने कंधों पर लूँगा, आप इस बात की चिंता मत करो। इस वादे को मैंने पूरा कर ही दिया था 2017 में डीएसपी चयनित होकर, पर पर ये वादा फिर से अधूरा हो गया था इस जॉब को छोड़ने के साथ और ये मेरे मन में घर करता जा रहा था और इसी के साथ मेरे पैर में जो एक छोटी-सी दिक्कत आ गई थी, इसको सुलझाने के लिए एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ा, जिसमें मुझे रोज़ सुबह उठना होता था, अपने पैर की ड्रेसिंग खुद करनी पड़ती थी, खुद पट्टी बाँधनी होती थी और फिर धीरे-धीरे चलकर देखना होता था कि ये पैर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ये प्रोसेस मुझे दिन-रात तोड़ रही थी और एक उम्मीद भी बंधा रही थी कि जीवन में कुछ करना है, प्रशांत इससे बाहर निकलना है, अपने पैरों पर खड़े होने के अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। इस दौरान ज़िंदगी के सबसे कठोर पलों को मैंने जिया क्योंकि सबसे कठोर समय वो होता है जब आपके आस-पास के लोग, आपके पड़ोसी, आपके जानने वाले लोग आप पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और आपके बारे में वो बातें कहते हैं, जो आपके कानों तक पहुँचने के बाद आपका विश्वास लगातार टूटता चला जाता है। मेरे बारे में कुछ दोस्तों ने अनजाने में या जानबूझकर ये बात फैला दी कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। और उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि उनको लगता था कि मैंने नौकरी के पूरे पैसे लौटाए हैं और अब मेरा पैर ठीक नहीं है, अब मैं नौकरी करने में सक्षम नहीं हूँ। तो उन्होंने इस बात को सब जगह प्रसारित कर दिया कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। कुछ लोगों ने मुझे घमंडी कहा, नासमझ कहा कि ये तुक्के का सिलेक्शन लेकर पहुँच गया था और इसको अब वापस आना पड़ गया है, अब ज़िंदगी में लौटकर कभी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, बहुत ही नासमझ लड़का है, थोड़ा सोच सकता था। मेरे पिता को बार-बार उनके फेलो टीचर्स या जो भी मिलने वाले लोग थे, वो कहते थे कि आपने अपने बेटे को रोका क्यों नहीं? नौकरी रोक सकता था, ऑफ़िस जॉब कर सकता था, किसी टेबल जॉब को कर सकता था, पर इतने बड़े पद को क्यों छोड़ा? ये मैं प्रूव करने के लिए सिर्फ़ एक एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहा था और एग्ज़ाम होने का नाम नहीं ले रहा था। 2019 की अंततः परीक्षा 2020 में हुई। 12 जनवरी को प्रारंभिक परीक्षा हुई और मेरे मन में फिर से उम्मीद की एक लहर दौड़ गई कि प्रशांत अब लौटना है और प्रत्येक व्यक्ति को जवाब देने से अच्छा होगा कि सबको जवाब अपने परिणामों के माध्यम से दिया जाए। तो प्रारंभिक परीक्षा मैंने दी और प्रारंभिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों के साथ उसे फिर से पास कर लिया। 2019 की मुख्य पर इसके बाद एक समय आया जो जिससे हम सब वाकिफ़ हैं और वो समय शायद हम सबके लिए इतना कठोर था जिसमें हमने ज़िंदगियाँ खो दी, खुद को खो दिया, अपने आत्मविश्वास को खो दिया और सभी डिप्रेशन के काल जैसे गर्भ में लौट गए। जी हाँ, मैं कोविड के लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। ये लॉकडाउन लगा और मेरी उम्मीदें फिर से टूट चुकी थी। मुझे लग रहा था कि ज़िंदगी में सब कुछ बुरा मेरे ही साथ क्यों होता है? वैसे ही पहले से मुझे इतने सारे लोगों को जवाब देना है और मेरी नौकरी के बाद समय बीतता जा रहा है और ये समय भारी और पड़ रहा था क्योंकि 2019 में मेरे पापा रिटायर हो चुके थे। अब समस्याएँ इमोशनल के साथ-साथ आर्थिक होने लगी थी। मेरे पिता ने मुझे पता नहीं चलने दिया पर मुझे इस बात का आभास था कि दिक्कतें होने लगी थी। मेरा परिवार में अब कोई भी व्यक्ति जॉब नहीं करता था। मेरे पिता एकमात्र हम लोगों के लिए जॉब करते थे और वो रिटायर हो चुके थे। और मेरा जो उनसे वादा था कि आपके रिटायरमेंट से पहले मैं जॉब पर लग जाऊँगा, वो पूरा करके भी फिर से अधूरा रह गया था और मैं तेज़ी से इन कवायदों में लगा हुआ था कि बस इस वादे को जल्दी से जल्दी पूरा कर दूँ। और ये वादा पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। कोविड का 1 लॉकडाउन बीता, 2 लॉकडाउन बीता और हम इन्हीं लॉकडाउनों में फँसे रहे। लगातार तैयारी करते रहे और पढ़ाई करने के अलावा कोई और विकल्प था नहीं। अंततः 2019 की मुख्य परीक्षाएँ हुईं और वो परीक्षाएँ मैंने दी और लॉकडाउन के मुश्किल समय में दी। उसके बाद सेकंड लॉकडाउन लग गया था उन परीक्षाओं को देने के बाद और मैं परीक्षाएँ देने के बाद फिर इंतज़ार करने लगा कि ज़िंदगी में अच्छा वक़्त लौटेगा या नहीं और इसी इंतज़ार में बैठा रहा।
सेकेंड लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 2019 की परीक्षाओं का रिजल्ट आया और वो परीक्षा मैंने पास कर ली थी और मेरे मन में फिर से उम्मीदों की लहर दौड़ी कि ज़िंदगी में मेरा वक्त लौटेगा और मैं शायद कुछ बन जाऊंगा और अपने पिता माता सभी का जो कष्ट निजजनों का मुझे हरना था वो शायद हरने में सक्षम हो पाऊंगा। और 2019 की परीक्षाओं के इंटरव्यू आज तक नहीं हुए हैं, एमपीपीएससी के सभी छात्र जानते हैं। अब वो क्योंकि कोर्ट केसेस में वो पीएससी फंस गई तो अभी भी उसके इंटरव्यू हुए नहीं हैं, वो भविष्य में होने वाले हैं। पर एक अच्छी चीज़ हुई कि लगातार परीक्षाएं क्योंकि डिले हो चुकी थी तो 2020 की परीक्षा लोक सेवा आयोग ने करवा ली थी। उसकी प्रारंभिक परीक्षा को मैं पास कर चुका था, मुख्य परीक्षा को पास कर चुका था और मेरा इंटरव्यू था। और कहते हैं ना कि बस इंटरव्यू के बाद भी मैं अब डबल श्योर करना चाहता था अपनी हर चीज़ों को। मुझे लग रहा था कि सिर्फ इंटरव्यू दे लेने मात्र से ये सब खत्म नहीं होने वाला है। तैयारी की अब मुझे आदत लग चुकी थी तो मैंने 2021 की प्रारंभिक परीक्षाएं भी दी और 2022 की प्रारंभिक परीक्षाएं भी दी और लगातार बस मुख्य परीक्षाओं की तैयारी में लगा रहा, इस बात को भूल के कि मैं एक इंटरव्यू दे चुका हूँ और उसका रिजल्ट क्या होगा। फिर एक शाम आई 9 जून 2023 की शाम और एक 10 बाई 10 के कमरे में अपनी टेबल पर मैं पढ़ रहा था और मेरे साइड में ही एक टेबल और लगी हुई है मेरे रूममेट की। हम एक 10 बाई 10 के कमरे में, हमारे पास ऐसे 2 कमरे हैं और 4 लोग रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। और कहते हैं ना कि एक समय आता है जब आपके सारे जीवन का संघर्ष आपसे खूबसूरत तरीके से आके टकराता है। तो बस मेरे जीवन का संघर्ष खूबसूरत तरीके से आकर मुझसे टकराया और एक फ़ोन बजा और मैं सोशियोलॉजी की बुक लेकर पढ़ रहा था क्योंकि मेरा कुछ दिनों बाद टेस्ट होने वाला था। और वो फ़ोन बजा और उस तरफ से एक फ्रेंड की आवाज़ आई कि 2020 के रिज़ल्ट आ गए हैं, फाइनली पीएससी ने रिज़ल्ट घोषित कर दिए हैं और तुम डिप्टी कलेक्टर बन गए हो। ये सुनने के बाद मैं शून्य में था, मुझे भरोसा नहीं था कि ये हो गया है, मेरा संघर्ष खत्म हो गया है और मुझे विश्वास ही नहीं था। और मुझे विश्वास दिलाने के लिए मेरे दोस्तों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। भरोसा तब बंधा जब बहुत सारे फ़ोन आने लगे, बहुत सारी बधाइयाँ आने लगी। रिज़ल्ट खोलकर देखा, प्रशांत उई के नाम देखकर मैं डरा हुआ था कहीं ये कोई और तो नहीं, तो फिर से रोल नंबर चेक किया कि ये मैं ही हूँ या नहीं हूँ। और जब ये श्योर हो गया कि ये मैं ही हूँ, तो फिर स्वाभाविक सी बात थी कि इतने सालों के बाद जब ये संघर्ष टूटा तो मुझे रोना आ गया। थोड़ी देर रोया और फिर खुद को सँभाला और मेरे दोस्त बहुत जम के चीखने चिल्लाने लगे और खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत सारे दोस्तों ने घर आकर बधाइयाँ दी, कमरे को घेर लिया। सबसे पहले मैंने पहला फ़ोन कहा कि मुझे मेरे पापा को फ़ोन कर लेने दो। जितनी तैयारी मैंने की है शायद उतना इंतज़ार उन्होंने किया है और उन्होंने मुझसे कोई कम तैयारी नहीं की इस दिन के लिए। रिटायर हुए उन्हें 4 साल हो गए हैं, ये खुशी मुझे उनके साथ बाँट लेने दो। तो ये खुशी मैंने उनके साथ बाँटी और उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया हूँ। मेरी मम्मी भी खुश हुई और चैन की साँस ली। जब इस तरह के सिलेक्शन होते हैं तो घरवाले बहुत खुश होते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। मेरे घर ऐसा कुछ नहीं था। मेरे घर सबने एक राहत की सांस ली क्योंकि जिस डर में हम इतने सालों से जी रहे थे, लगातार इस डर में सहमे हुए से रहते थे कि हम आगे क्या करेंगे। रिटायर पापा हो चुके हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो अब आगे इस फ्यूचर में क्या होगा। प्रशांत जो पहले टूट चुका था वो फिर उठकर खड़ा हो चुका था। तो आज मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया हूँ, खुश हूँ। 2021 की मुख्य परीक्षाएं मुझे नहीं देनी पड़ी, 2022 की मुख्य परीक्षाएं अभी होने वाली हैं जो भी मुझे नहीं देनी पड़ेंगी। दोस्तों, इस सारी जंग में ज़रूरी है कि हम अंत तक हार ना मानें। अंत तक हार ना मानना ही शायद जीत जाना है कि आपको काँपना नहीं है। ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, ये लाइफ इतनी बड़ी है और इतनी डाइवर्सिफ़ाइड है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है। आप तो अल्केमिस्ट के उस सेंटियागो की तरह हैं जो खजाने की खोज में निकला है। उसे अंदाज़ा नहीं है, वो गडरिया बन गया है क्योंकि उसको यात्रा करने का जुनून है। वो बस चलता है, बढ़ता है, दिन रात अपना काम करता है। तो बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति भूल जाइए और चलते रहिए क्योंकि ज़िंदगी चलने का नाम है और यही हमारा काम है। हम चलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं और अंततः आप जीतेंगे। और जीतने का मतलब किसी परीक्षा में पास होना या कुछ हासिल कर लेना नहीं है। मेरे हिसाब से जीतने का मतलब है अंत तक हार ना मानना। और मैं जोश टॉक्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया मेरी कहानी आप सभी के साथ साझा करने का। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जोश टॉक्स। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।